एक कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अगर ये इशारा इन चारों जानों ने समझ लिया होता तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, बात मौत तक ना पहुँचती। लेकिन मौका रहते इन्होंने उस इशारे को समझा नहीं। कैसा इशारा, क्या थी बात, कौन है ये चार जाने और मौत किसकी? सब कुछ है इस किस्से में। जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेगुलर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपालता करें। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर एपिसोड अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। साथ के साथ ही हाइप का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए जो आपको, अगर ये किस्सा पसंद आया, नहीं आया, कैसा लगा। खैर, किस्सा है चार कुलीग्स का, या यूँ कहें कि चार दोस्तों का। जब इन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो ये महज एक कुलीग्स थे, जैसे बाकी कंपनीज में होते हैं। ठीक है, हेलो हाय से कहानी बढ़ती है, लेकिन रिश्ता इतना गहरा हो जाता है इन चारों का कि बस अब जैसे जय वीरू की जोड़ी होगी ऐसे हो गया इनका। बात हो रही है अर्श की, बलजीत की, वीरेंद्र की और पुनीत की। चारों कंपनी जब नए आए, इंडक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया, तब भी साथ में थे। फिर एक ही डिपार्टमेंट में इनको पोस्टिंग मिल गई। धीरे धीरे इनका इतना अच्छा आपस में हो गया कि भाइयों जैसा प्यार हो गया। शादी भी जब हुई तो बस एक दूसरे से इनके पारिवारिक रिश्ते हो गए। कभी घूमने निकल जाना, कभी किधर निकल जाना। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो इनको ये महसूस हुआ कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं, अब इसको अलविदा कहने का समय आ गया। क्योंकि काफ़ी समय से काम करने के बावजूद इनकी ग्रोथ उस तरीके से हुई नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब इन चारों ने एक साथ रिज़ाइन डाला, एक साथ नोटिस पीरियड पर, और एक साथ रिलीव हुए। इन्होंने ये सोचा था कि अब अगली कंपनी में ज्वाइन करने से पहले ये कम से कम 10-15 दिन का ब्रेक तो लेंगे। उसके बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। सो इन्होंने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, घूमने जाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने घूमने का प्लान बनाया सिर्फ अकेले, यानी कि अपनी फैमिली के साथ नहीं। ये चाहते थे कि बस ऐश करें पूरी, खाएं पिएं नॉन वेज दारू, जो मे भी वाइफ के साथ नहीं हो सकता था पॉसिबल। अब ये सभी हैं करनाल के रहने वाले, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि कहाँ जाया जाए। तो फिर सब ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, शिमला चलते हैं। शिमला में जाएंगे, उसके आसपास कसौली और भी कुछ जो आसपास की चीज़ें हैं। अब ये होटल ढूंढना शुरू करते हैं ऑनलाइन। जिस भी होटल की तरफ देख रहे थे सभी की सभी बुकिंग फुल थी। अब ये सोचते हैं कि यार ऐसा होता है कई बार ये जानबूझकर फुल कर देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह का टाइम होता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। इसलिए जहाँ वहाँ पर जाएंगे तो तभी हम वहाँ पर होटल अच्छा सा देख लेंगे। सोच भी इनकी ठीक थी। ये जाते हैं, रास्ते में ये रुकते हैं, कसौली रुकते हैं कुछ समय, फिर उसके बाद ये शिमला पहुँच जाते हैं। लेकिन जब शिमला पहुँचे तो इनका सामना हकीकत से होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन साइट्स पर दिख रहा था वही असलियत में भी था। जिस होटल में भी ये जा रहे थे तकरीबन तकरीबन सबकी होटल बुकिंग फुल थी। कोई भी होटल में एक कमरा तक खाली नहीं था। अब ये चारों जाने निराश हो जाते हैं कि भाई अब यहाँ पर गाड़ी में थोड़ा सोएंगे। लेकिन अब ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि शिमला के बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। हो सकता है बाहर की तरफ लोग थोड़ा सा कम रुझान होता है, मेन लोगों को यही होता है कि शिमला के अंदर ही हम रुकेंगे। तो ये सोचते सोचते शिमला के बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब बाहर की तरफ भी तकरीबन तकरीबन वही हाल था। जिस भी होटल में जा रहे थे वो होटल में बुकिंग फुल थी। लेकिन एक होटल में पहुंचते हैं। ये होटल थोड़ा सा नीचे की तरफ था। अब आप पहाड़ों में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि एक तो बिल्डिंग्स ऊपर की तरफ भी होती हैं और जो फ्लोर्स होते हैं जिसे हम लेट्स से बेसमेंट कह सकते हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4, और ऊपर भी थे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इस तरीके का होटल था कि 3 फ्लोर ऊपर था और कुछ 3 से 4 फ्लोर नीचे की तरफ भी था, पहाड़ी के बिल्कुल कोने की तरफ भी था। अब ये वहाँ पर जाते हैं और पूछते हैं कि रूम है, तो रिसेप्शनिस्ट कहता है जी हाँ है रूम। अब ये खुश हो जाते हैं कि शुक्र है भाई रूम तो मिला। रूम का चार्ज पूछते हैं तो पता लगता है कि जो रूम का चार्ज है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। जितना इन्होंने सोचा था उससे तो काफ़ी कम था। अब ये कहते हैं कि भाई हम तो एक रूम में रुकेंगे,
आप चार्जेस थोड़े से ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक रूम में रुकेंगे, गद्दे का अरेंजमेंट करा देना। वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं, सेम रेट में चलेगा। अब ये सोचते हैं कि भाई सीजन में इतनी मेहरबानी, समझ तो इनके लगता नहीं है, लेकिन खुश थे भाई। अंधा का मांगे दो आंखें, चलो भाई जैसे मर्जी करके होटल मिला तो सही, और साथ के साथ ही सस्ता भी और ठीक भी लग रहा था देखने में। खैर अब ये कहते हैं कि भाई कहाँ पे रूम जो है वो, तो वो कहते हैं कि B3 में, यानी कि सबसे नीचे वाले में। अब और ये वो कहते हैं कि B3 में, तो रिसेप्शनिस्ट चाबी पकड़ता हुआ कहता है कि B3 में आपको ये वेटर ले जाता है। अब ये वेटर के साथ नीचे की तरफ जाने शुरू लग पड़ते हैं, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट के थ्रू नीचे जाते हैं। जब लिफ्ट के थ्रू नीचे जाते हैं, कॉरिडोर में देखते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये कॉरिडोर पता नहीं कितने बरसों से बंद है, यहाँ पर कोई जैसे आया ही नहीं। जो लाइट है वो भी फ्लिक कर रही थी। अंधेरा तो वैसे रात हो चुकी थी, लेकिन होटल्स में लाइट्स तो होती हैं। कई जगह बिल्कुल अंधेरा था, यानी कि लाइट बिल्कुल बंद थी, फिर कुछ आगे जाके लाइट जल भी रही थी तो वो भी फ्लिक कर रही थी। ये वेटर से मजाक में कहते हैं, अरे भाई भूत बंगले में तो नहीं लेके जा रहा। अब वेटर कोई इनको उस चीज़ का जवाब नहीं देता, जो सर्विस वाला लड़का होता है। वो जल्दी से इनके रूम में जाता है, इनको चाबी पकड़ाता है और कहता है कि सर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रिसेप्शन में आप प्लीज़ कॉल कर देना। कहता है ठीक है भाई। अब जैसे ही रूम खोलते हैं ना, तो इनका मन मर जाता है, क्योंकि जो रूम की हालत थी वो ठीक नहीं थी। ये देखते हैं कि जो रूम का जो चादर है वो भी कोई, मतलब बेडशीट है वो भी थोड़ी सी गंदी है, और टाइलें भी साफ़ नहीं है, जैसे कुछ निशान लगे होते हैं। अब ये वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वॉशरूम भी साफ़ नहीं था। इनको बड़ी घिन आती है, ये जल्दी से फ़ोन करते हैं कि भाई कौन सा रूम दे दिया। अरे भाई ये तो, इससे अच्छा तो भाई हम बाहर आ लेते। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सर आपकी मर्ज़ी है, देख लो, अगर आपको रुकना तो ठीक है, हमारे पास तो यही रूम की अवेलेबिलिटी है। तो कहते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि इस कॉरिडोर में बाकी सारे रूम खाली हैं, तो अगर कुछ है तो बता दे भाई, दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। तो कहता है नहीं सर, वो एक्चुअली परमानेंटली क्लोज्ड है, यही रूम हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप कुछ चाहते हैं ये रूम चाहिए तो हाँ मैं लड़का भेज देता हूँ, थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो करने वाली वो कर देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनको व्यवहार काफ़ी अजीब लगता है कि भाई होटल का ऐसा, रिसेप्शनिस्ट का ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये मजबूरी थी इनकी। कहता चलो भाई जल्दी से भेज इनको। अब ये जो आता है सर्विस वाला लड़का आता है, उसको ये चीज़ इसकी नोट करते हैं कि वो जल्दी से, जैसे कहते हैं ना हड़बड़ाहट में आता है, जल्दी से जो चादर वगैरह होती है नहीं डालता है, साफ सफाई करता है, टॉयलेट के अंदर जाता है, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके साफ करके बाहर निकलने की करता है। और कहता है रुक तो जा भाई, टिप ले जा, तो वो बस जैसे चलता था ना ऐसे से हाथ हिलाता चलता चल जाता है। इनको काफ़ी यार अजीब लगता है कि यार बड़े बदतमीज लोग हैं यार ये। अरे टिप के लिए तो रुक जाते हैं, लेकिन ये तो बस ऐसे भाग रहा है जैसे इसके पीछे कोई चुड़ैल लगी हुई है। खैर अब ये हंसने लग पड़ते हैं, कहते चलो भाई ऐसा करते हैं, एक रात यहीं पे रुकना है, अभी 2-3 दिन हमने और रुकना है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम सर्च करनी शुरू कर देते हैं। थोड़ा महंगा भी मिलेगा ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर तो अब मजबूरी में ही हम रात गुजारेंगे। खैर ये कहते कहते जो अर्श होता है वो खिड़की खोलता है। जैसे ही खिड़की खोलता है, इनकी सारी, कह सकते हैं जितनी भी इनकी शिकायत थी इस कमरे को लेकर, वो सारी दूर हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सामने से जो नज़ारा मिलता है पहाड़ियों का, शिमला का, उसको देखकर ये मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अरे कहते हैं चल यार कुछ तो अच्छा हुआ, हमने कौन से रूम को रेंट पे लेना है, एक दिन की बात है, और वो भी हमने रात की बात है, और वो भी हमने अपना कार्यक्रम करना है, दारू पार्टी करनी है, उसके बाद हम कब पड़े होंगे कहाँ पड़े होंगे किसी को पता ही नहीं होगा। खैर जो ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए होते हैं साथ में, और खाने वगैरह का ये नॉन वेज का ऑर्डर कर देते हैं, और अब इनका जो इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बातें चल रही होती हैं कि भाई ठीक है नई कंपनी में जा रहे हैं, अच्छा इस तरीके से वहाँ पर हमने शुरू में ऐसे बिहेव करना है कि भाई हम तो कुलीग हैं, हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, जैसे नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो इनको कुछ अटपटी लग रही थी, इन सबको एक दूसरे के बारे में पता था कि ये कितनी पीते हैं और कितना खाते हैं, दोनों चीज़ें। सभी ड्रिंक तो करते थे, लेकिन सबको पता था कि कोई भी इनमें से पियक्कड़ नहीं है, यानी कि बिल्कुल अंधे जो होकर नहीं पीता कि बस पिएगे पिएगे पिएगे। और ऐसे ही इनका खाने का सिस्टम था कि सबको पता था कि बड़े आराम से जितना होता है बहुत कम खाते हैं, कोई यही नहीं था। लेकिन एक चीज़ ये नोट करने वाली थी कि दारू भी हर कोई बहुत ज़्यादा पिए जा रहा था, जैसे किसी को लग ही नहीं रही,
और एग्जाम्पल के तौर पर कि नॉन वेज का जो सामान है, अगर लेट से कोई चिकन हो गया या कुछ भी मटन हो गया, लेट से अब इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी 2 प्लेट्स की थी, लेकिन वहीं देखते हैं, नोटिस करते हैं धीरे धीरे सभी जने कि 2 की जगह 6 प्लेट्स यूज़ हो चुकी हैं, और दूसरी ओर जो है दारू, वो भी 1 बोतल लेकर आए थे या 2 लेकर आए होंगे, इनको एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ी। और ऐसा इनको महसूस हो रहा था कि इनको कुछ फील नहीं हो रहा, इनको ये ड्रंकन फील कर नहीं रहे। अब ये एक दूसरे से बात भी करना शुरू करते हैं कि भाई ये कमरे में क्या चीज़ है ऐसी कि हमने इतना खा भी लिया और इतना पी भी लिया, हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। खैर ये सोचते हैं कि भाई खुशी होगी, देखो कितनी खुशी है, हमने हमने एक्चुअली ना हमारी स्ट्रेस है जो वो दूर हुई है। अब देखो ना कैसा कितना अच्छा होता है, स्ट्रेस दूर होने से खाने का भी दिल कर रहा है, पीने का भी भरपूर दिल कर रहा है। इस बात को हंसी मजाक में डाल दिया जाता है, लेकिन ये हंसी मजाक बिल्कुल कुछ ही समय के लिए था। अब जो रात को इनके साथ होने वाला था वो बेहद वो बेहद खौफनाक, बेहद भयानक। रात का समय था, ये खा पी के सो जाते हैं। अर्श और बलजीत ये दोनों बेड पर लेटे हुए थे, और वहीं दूसरी ओर जो 2 दोस्त थे, पुनीत और वरिंदर, ये दोनों गद्दे पर लेटे हुए थे। रात का समय होता है, इनको ऐसे कुछ आवाज़ आती है कि जैसे कोई जानवर है ना, आपस में जानवर लड़ रहे होते हैं। जैसे बड़ी खूंखार सी आवाज़ें हो रही हैं, एक दूसरे को जैसे बस लिपटा लिपटी हो रहे हैं, एक दूसरे को नाखूनों से नोच रहे हैं। अचानक से उसकी जाग खुलती है, पुनीत की जाग खुलती है। वो पहले खिड़की की तरफ देखता है, यार कोई जानवर तो नहीं आ गया, बंदर वगैरह तो नहीं आ गया। तो उसको वहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो बेड की तरफ देखता है, जो थोड़ी सी रोशनी थी खिड़की की तरफ से बाहर की अंदर की तरफ आ रही थी, और ये देखता है कि वो बेड पर अर्श और बलजीत दोनों एक दूसरे को नाखूनों से नोच रहे हैं। कोई एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये जल्दी से उठाता है उसको, वरिंदर को, अरे अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। वरिंदर उठता है, जितनी भी इनको चढ़ी थी इन दोनों को देख के उतर जाती है। दोनों, जैसा मैंने कहा, कि जानवरों के जैसे लड़ रहे थे। ये जल्दी से लाइट जलाते हैं, एक दूसरे को पीछे छुड़ाते हैं, अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया, क्या हो गया। अब जैसे ही एक दूसरे को पीछे खींचते हैं ना, जैसे दोनों का एक दूसरे से संपर्क टूटता है, तो ये दोनों होश में आते हैं। अब जो मार पिटाई हुई थी, जो एक दूसरे को नाखून लगे थे, उसकी दर्द अचानक से इनको होती है, और ये दोनों करा उठते हैं और एक दूसरे की तरफ, ये किसने कर दिया, ये किसने कर दिया। वरिंदर और पुनीत यही देखकर हैरान थे कि भाई अभी कुछ समय पहले ये दोनों जानवरों जैसे लड़ रहे थे कि अगर हम बीच में ना आते तो ये दोनों एक दूसरे को मार ही डालते। लेकिन जैसे ही हमने एक दूसरे को छुड़ाया, और ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको पता नहीं, हाँ दर्द का एहसास तो है, इनके गले पर निशान थे। अब ये जब देखते हैं भाई दर्द से तो करा रहे हैं, वो कहते हैं भाई क्या हो गया, एक दूसरे को क्यों मारे जा रहे हो। तो ये दोनों बिल्कुल ब्लैक थे, जिससे इनको कुछ पता ही नहीं है कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, क्यों हुई, कुछ नहीं इनको पता। कहते यार हम तो बस सो रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे ये बात करते हैं तो बड़े हैरान होते हैं पुनीत और वरिंदर। कहता भाई हमारे सामने तुम एक दूसरे को ना छुड़ाते तो जान से मार देते, और ये तुम्हारी चोटें साफ बयां कर रही हैं कि तुमने एक दूसरे का क्या हाल किया। अगर हमारी जाग न खुलती तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। खैर अब ये छुड़ाते हैं, रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करते हैं कि भाई कोई फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड लेकर जल्दी जल्दी कोई नीचे आता है, इनको नॉर्मल जो फर्स्ट एड होती है वो दी जाती है। और अब ये चारों जने कमरे में बैठे हुए थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। दारू के नशे में, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। दारू का नशा पुनीत को भी था, वीरेंद्र को भी था। फिर ये दोनों से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई रिकॉल करो, क्या बात है, हुआ क्या, कोई दिक्कत है, कुछ 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 तो याद होगा। अर्श और बलजीत कहते हैं यार हमें कुछ नहीं पता भाई, सच कह रहे हैं, कुछ नहीं पता। खैर कहते हैं कि चलो यार ऐसे करते हैं, सो जाते हैं, रात का टाइम हो चुका है, तो सुबह देखते हैं क्या है। तो सुबह हॉस्पिटल भी जाते हैं, कुछ ऐसा ना हो कि घाव कुछ ज़्यादा हो, बाद में दिक्कत हो जाए। खैर अब ये सो जाते हैं। कुछ समय बाद अर्श और बलजीत, इनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनके आसपास किसी जानवरों के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई 2 जानवरों की तरह लड़ रहे हैं।
अब जब इनकी आंख खुलती है तो ये क्या बातें हैं कि पुनीत और वरिंदर दोनों आपस में ठीक वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे पहले कुछ समय पहले ये लड़ रहे थे। एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ था, एक दूसरे पर नाखूनों के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अब ये जल्दी से लाइट जला के एक दूसरे को पीछे करते हैं और ठीक उसी तरीके से जैसे ही इनका संपर्क दूर होता है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के, अरे भाई क्या कर रहे थे, अब तुम शुरू हो गए। कहते क्या क्या क्या। दर्द इनको हो रही थी लेकिन इनको भी नहीं पता था कि इनके साथ हुआ क्या है। सेम वही चीज जो कुछ समय पहले अर्श और बलजीत के साथ शुरू हुई थी, वही चीज अब पुनीत और वीरेंद्र के साथ हो चुकी थी। अब ये चीज देखकर ये तो पूरी तरीके से सकपका गए थे कि भाई हो ना हो इस कमरे में कुछ है। अब इनको ये चीज सारी रिवाइंड कर रहे थे कि भाई सारा कॉरिडोर खाली, सिर्फ यही होटल में ये कमरा मिला हमें, वो भी सस्ते में, बस देने की कमरा की कि भाई ठीक है जो है ले लो। ना साफ सफाई, अजीब से तरीके की मनहूसियत, अजीब से तरीके का हम ड्रिंक कर रहे हैं, कभी हमने इतनी ड्रिंक की नहीं, वो भी हमने इतनी ज़्यादा एक्सेसिव कर लिया है। नॉन वेज भी इतना ज़्यादा एक्सेसिव हमने खा लिया है, कुछ तो है। अब ये रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन नहीं करते, ये देखते हैं सुबह कुछ 3:30 बजे के आसपास का समय था। ये कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं यहाँ से निकलते हैं, हमें कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो कि हम दोबारा से सोएं और फिर से कोई कांड हो जाए। और ऐसा करते हैं जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, गाड़ी में सो लेंगे भाई, इससे अच्छा तो गाड़ी में सोना है। ये जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं, निकलते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके रिसेप्शनिस्ट के आगे चाबी थमाते हैं और कहते हैं भाई हम ये खाली कर रहे हैं रूम। अब हैरानी की बात यह थी कि रिसेप्शनिस्ट भी कोई सवाल नहीं करता कि सर क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे। बस वो अपनी चाबी पकड़ता, साइड पे कर लेता है। पेमेंट पहले हो चुकी थी। इनको जो पहले कोई डाउट था, किसी तरीके की हैरानी थी, किसी तरीके का कुछ पूछना था, अब ये कुछ पूछ नहीं थे। इनको रिसेप्शनिस्ट के बिहेवियर से पता लग चुका था कि पता तो इसको भी है सब कुछ। अब ये जो इनकी हालत थी, अब ना ये बहसने के मूड में थे, ना ये कुछ कहने के मूड में थे, या जल्दी से उस होटल को खाली करना चाहते थे। अब जैसे ही ये होटल को खाली करने के लिए पार्किंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी लगी थी, वो पार्किंग ग्राउंड लेवल के बिल्कुल यानी सड़क के लेवल के बिल्कुल पास थी। अब ये गाड़ी में बैठते हैं और अचानक से जब इनका ध्यान 3rd फ्लोर यानी कि बिल्कुल टॉप पर जाता है होटल के, वहाँ पर ये देखते हैं कि कोई खड़ा हुआ है। कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो बहुत लंबी लग रही थी, जैसे कम से कम 8 फुट का कोई आदमी खड़ा है। और बस ये देखना बाकी था। इनको ये पूरे तरीके से मालूम हो चुका था कि भाई ये होटल नहीं, ये भूता होटल है। इसी वजह से इतने सीजन में भी खास तौर पे उस B3 कॉरिडोर में कोई भी नहीं है। ये जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके उस होटल से दूर जाते हैं। अब ये किसी रेस्ट हाउस में जाते हैं और जो पुनीत है वो कहता है कि भाई चलो हमने अपने हिसाब से जो एंजॉय करना था, लेकिन कोई भी चलो भूल हो गई हो हमसे, एक काम करते हैं हम झाकू मंदिर हुआ चलते हैं। और जो शिमला में रहते हैं पता है सबसे टॉप पे हनुमान जी का मंदिर है झाकू। ये वहाँ पर जाके नहाते धोते हैं और उसके बाद रेस्ट हाउस में नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद हनुमान जी का जाके माथा टेकते हैं हनुमान जी को और वापस आ जाते हैं। इनका 2-3 दिन का टूर अगले दिन ही ख़त्म हो चुका था। अब ये इस हालत में थे नहीं कि ये वहाँ पर रुक सकें या कहीं और रुक सके, तो ये सोचते हैं कि बस अब हमें घर चलना चाहिए। आपको लगा होगा कि कहानी किस्सा यहीं पर ख़त्म हो गया, एक बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन नहीं, शायद किस्सा कहानी यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि अब जब ये घर पहुँचते हैं उसके बाद वाइफ भी इनकी सबकी हैरान कि भाई क्या हो गया इतनी जल्दी। तो एक हंसी मजाक देखा, हमें नहीं लेकर गए, आगे ना दूसरे दिन ही वापस, जो भी होता है। लेकिन इनके चेहरे सबके लटके हुए थे। अब डिसाइड ये कर चुके थे कि हम अपनी वाइफ के साथ ये बात कर लेंगे डिस्कस कि हाँ भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो जब इनकी पत्नियों के साथ ये बात हुई तो उनको भी थोड़ा सा डर लगा कि भाई कुछ कुछ तो अजीब था। चलो अच्छी बात, आप जल्दी से छोड़कर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांड तो शुरू होने वाला था। अब ये
रात का समय था, 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन तक तो कुछ होता नहीं, रात का समय था। अचानक से जो बलजीत है वो सो रहा था, वो ऊंचे ऊंचे चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कोई गला दबा रहा है। उसकी पत्नी उठती है, वो देखती है, वो अपने गले को पकड़ कर बस कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। लेकिन ऐसा अदृश्य शक्ति, जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी कुछ पता नहीं, वो क्या कर सकती है, वो बलजीत का हाथ उसको पीछे से कर रही है कि कहीं अपना गला खुद तो नहीं वो घोट रहा। और हड़बड़ाहट में वो फ़ोन करती है अर्श की वाइफ को, कोई नहीं उठाता। फिर वो फ़ोन करती है जल्दी जल्दी पुनीत की वाइफ को, वीरेंद्र की वाइफ को, फ़ोन नहीं उठाता। उसके उसको कुछ सूझता नहीं है, वो जल्दी से मंदिर जाती है, गंगा जल लाती है, और जैसे ही गंगा जल छिड़कती है तो एकदम से वो ठीक हो जाता है। और बलजीत कहता है कहाँ गई वो, अरे उसको बताओ मैंने कुछ नहीं किया। तो पत्नी कहती है कौन, कहाँ गई, किसकी बात कर रही हो। तो फिर उसको बलजीत सारी बात बताता है कि पता नहीं कोई कोई लेडी थी, बड़ी भयानक सा उसका चेहरा था, गला हुआ था उसका चेहरा, और कहती है कि तूने ही मुझे मारा था, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, बस ये कह के मेरा गला दबाने लग पड़ती है। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया। अब कुछ समय के लिए कुछ शक तो पैदा होता ही है। बलजीत की पत्नी पूछती है सच सच बताना, शादी से पहले कुछ गलत तो नहीं किया। बलजीत कहता है तेरा दिमाग खराब है, मेरी जान पर बनी हुई है, आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ जब से हम उस होटल से आए हैं। अच्छा सच यार, तू जल्दी से फ़ोन कर उनको, यानी कि अपने दोस्तों के बारे में बात करता हूँ, उनको फ़ोन करके पूछता हूँ। तो वाइफ कहती है बलजीत की कोई फ़ायदा नहीं, मैंने तीनों को फ़ोन किया जो उनकी पत्नियों के नाम थे, लेकिन टिक नहीं किया किसी ने। अभी ये बात चली रहती है कि फ़ोन आना शुरू होता है। सबसे पहले अर्श की वाइफ का फ़ोन आता है। वो कहती है कि पता नहीं इनको क्या हुआ, इनका गला कोई दबाया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से छूटा, मैंने तो हनुमान चालीसा साथ में रख दिया, वहाँ पर पढ़ने लग पड़ी, फिर ठीक हुआ। बात करते करते वेटिंग पर आ रहा था, यानी कि पुनीत की पत्नी का फ़ोन आ रहा था। जैसे ही ये फ़ोन काटा तो फिर पुनीत की पत्नी ने भी ऐसी बात की कि ऐसा कुछ हुआ उसके हस्बैंड के साथ, और साथ के साथ ही वीरेंद्र की पत्नी के साथ भी। अब चारों जानों के साथ उस रात एक जैसी घटना हुई। ये इस बात का सबूत थी कि ये जिस जगह से होकर आए हैं वहाँ से कोई चीज़ जो है इनके साथ पीछे लग चुकी है, और वो चीज़ बड़ी भयानक है। अब ऑन द स्पॉट रात को ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम मिलते हैं एक जगह पे, जहाँ पर भी हैं हम मिलते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिर पुनीत के घर में सारे इकट्ठे होते हैं, सारे बात करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबको एक जैसा ही मतिभ्रम हुआ हो, सबको एक जैसा सपना आया हो, कुछ ना कुछ तो है। उस होटल के कमरे में भी कुछ ना कुछ तो था। हम एक दूसरे को मारने की कर रहे थे, हमने नॉनवेज खाया, ड्रिंक की, कुछ पता नहीं कितनी खाते जा रहे हैं, कितनी पीते जा रहे हैं, कोई ना कोई तो दिक्कत है ना। खैर अब ये सोचते हैं कि क्या इसके बारे में किया जाए, कुछ साइकोलॉजिकल है, डॉक्टरी सहायता ली जाए, कैसे किया जाए। ये सोचते हैं कि ठीक है हम कुछ समय ना वेट करते हैं, और जैसा चल रहा है यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते हैं, रात को सोने से पहले गंगा जल का सेवन करेंगे, एक बार छिट्टा भी मारेंगे गंगा जल का। अब ये दोबारा से जब अगले दिन यानी कि अगली रात होती है, तो इस दौरान 5-6 दिन बीत चुके थे, 5 दिन 6 दिन बाद इनकी थी ज्वाइनिंग। अब 5-6 दिन हल्का फुल्का तो लगता है कि कुछ आसपास इनके घूम रहा है, इनकी वाइफ तक को भी, चारों की वाइफ तक को भी ये महसूस होता है कि कमरे में कोई है, हमारे दोनों के अलावा कोई है। लेकिन जैसे तैसे करके 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब पहला दिन ड्यूटी का, यानी ये इस दिन ज्वाइन करना था। जो आप सब देख, जो भी आप करते होंगे, काम करते होंगे कॉर्पोरेट में, जिस दिन ज्वाइनिंग होती है, उस दिन मतलब कि ऑफिस ज्वाइन नहीं करना होता, एचआर के ऑफिस में जाके वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह करनी होती है। तो ये एचआर के ऑफिस में जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में इनकी ज्वाइनिंग हो रही होती है, और दोपहर तक जो खाने पीने का टाइम होता है, तो ये कहते हैं चलो चाय पी के आते हैं, नीचे उतरते हैं। और ये बाराखंबा की घटना है। बाराखंबा ये जाते हैं, और बाराखंबा में नीचे जहाँ पर सारा कॉम्प्लेक्स के साथ चाय वगैरह का टपरी लगी होती है, और दूसरे भी सारा होता है, ये चारों चाय पी रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई उसके बाद तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो समस्या है, और हमें ये कितनी देर तक चलेगा यार। सारे बात करते हैं कि हमें फील होता है कि कमरे में हमारे दोनों के अलावा भी कोई है। अब क्या होता है कि पुनीत पुनीत जैसे चारों जने खड़े होते हैं, वीरेंद्र का
वरिंदर का फ्रंट, दोनों एक दूसरे को, बलजीत और वरिंदर एक दूसरे की तरफ फ्रंट करके खड़े होते हैं, और पुनीत और जो अर्श हैं एक दूसरे की तरफ फ्रंट करके खड़े होते हैं। अब ना चारों चाय पी रहे हैं और पुनीत कहता है अर्श को, "ये कैसे मेरी तरफ देख के हंस रहा है?" तो अब जैसे ही ये बात कहते हैं तो वरिंदर और बलजीत दोनों भी उसकी तरफ हंस के, तो वो ना बड़े तरीके से जैसे कोई किसी को सार्केस्टिक लुक देख के हंस रहा होता है ना, वैसे ही देख के हंसे जा रहा था। तो अब वो ना ऐसे से सर हिलाया जा रहा, कह रहा है, मेरे बारे में बातें कर रही हो ना, तुम्हें बताऊं कौन है, ये तो गया, ये तो जाएगा, अब उसके बाद तुम आओगे, तुम्हारी बारी आएगी। ऐसे करते करते वो पीछे पीछे इतनी तेज पीछे होता है, सड़क के बीच आता है, देखते देखते इससे पहले कुछ सोच पाते वो सड़क के बीचों बीच होता है, और एक गाड़ी सीधा आके हिट करती है अर्श को। जैसे ही गाड़ी आके हिट करती है वो झटका खा के गिरता है, जिसे कहते हैं कई फुट आगे जाके उछल कर गिरा, वो उसका हाल होता है। गाड़ी स्पीड में होती है, अब एकदम से जाम लग जाता है। ये तीनों तो बस सन की भाई साहब इनके साथ हो क्या गया। रवि बिल्कुल सामने चाय पी रहा था, अर्श क्या हो गया। अर्श की लाश बिल्कुल खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। ये इनको तब लगा कि अर्श गया, लेकिन ये जल्दी से भागते हैं, देखते हैं अर्श की आंखें बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे खुल रही थी। वो कह रहा था, बचा लो भाई, बचा लो। बस जल्दी से तब तक कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है, और कुछ समय में एम्बुलेंस आ जाती है, और बाराखंबा रोड जो रहते हैं उसके आसपास उनको पता है कितनी ट्रैफिक होती है, जैसे तैसे करके अर्श को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, बिल्कुल पास वाले इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, जो भी उसका ट्रीटमेंट होना शुरू होता है, और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल था। पुनीत, बलजीत और वीरेंद्र की वाइफ पूछ रही थी कि हुआ क्या अचानक, तो उसको सारी कहानी बताते हैं कि पता नहीं उसको क्या हुआ, कह रहा था कि बस ये तो गया, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, पीछे इतनी तेज पीछे हुआ कि हमें सोचने का मौका तक नहीं मिला और हिट हो गई गाड़ी। अब ये तीनों डर चुकी थी। हालांकि ये पुनीत और ये बाकी तीनों कहते हैं कि भाई उसका ध्यान रखो, उसकी वाइफ का, वो उसको जरूरत है, हम देख लेते हैं। लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि भाई अर्श के साथ ये हो गया, पता नहीं वो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन इसके बाद अब हमारी बारी है, और जो भी है कुछ ना कुछ तो है, कोई भूतनी है, कोई प्रेतनी है जो हमारे पीछे लग चुकी है। खैर किस्मत अच्छी थी कि अर्श बच गया, बिल्कुल मौत के मुंह से वो बचकर आया। लेकिन अब जो डर बैठ चुका था वो तो सीधा उसका समाधान होना था पंडित जी के पास जाके। अब ये जल्दी से सोचते हैं कि भाई पंडित जी के पास जाते हैं, मामला कुछ ज़्यादा गंभीर है। तो फिर ये जल्दी से भागे भागे जाते हैं और पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी जो हैं वो कहते हैं कि देखो ये मेरे उसका नहीं है, दायरे का सिस्टम नहीं है, मैं आपको किसी तांत्रिक जी के बारे में बताता हूँ जो सात्विक तांत्रिक हैं, आपकी मदद कर पाएंगे। बेसिकली जब उनके पास जाते हैं तो उनको जाके विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे टी शर्ट जीन में थे, इनको लगता है कि भाई पता नहीं पंडित जी ने किसके पास भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो उनके सामने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, उस दिन जितनी ड्रिंक की, कभी ज़िंदगी में एक साथ इतनी ड्रिंक की है? क्या क्या हंसने लग पड़ते हैं। जैसे ही ये बात करते हैं तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और देखकर कहते हैं कि आपको कैसे पता लगा? तो वो हंस के कहते हैं कि बस तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पता नहीं किसके पास भेज दिया, ये तो हमारे जैसा ही आम इंसान लग रहा है, लेकिन खैर जो समस्या है तुम्हारी वो आम नहीं है, और उसके लिए कुछ खास करना पड़ेगा। अब ये पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि मुझे चलना पड़ेगा तुम्हारे साथ उस होटल में, कुछ है वहाँ पर जहाँ पर जाकर ही कुछ समाधान होगा। अब ये तो तीनों डर रहे थे कि भाई हम नहीं जाते हो, कहते हैं मैं साथ हूँ ना। अब ये जाते हैं होटल शिमला में, और मैनेजर से बात करते हैं कि भाई हमें एक कमरा लिया था, हमें कुछ समय वो कमरे का एक्सेस चाहिए, जो तुमने पैसे वगैरह लेने हैं वो ले लो। तो पूछता किस चीज़ के लिए? तो कहते हैं कि भाई आपने पैसे लेने हैं, आप पैसे लीजिए, हमने अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। इस चीज़ को लेकर मैनेजर थोड़ा सा बहसने लग पड़ता। तो फिर जो ये तांत्रिक थे वो कहते हैं कि देखो भाई, एक एफआईआर की कॉपी होगी इस कमरे में जो हुआ है, वो बस हम अखबार में दोबारा छपवा देंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा यही कमरा नहीं, सारे का सारा होटल ही बंद होगा। अब इस चीज़ को लेकर मैनेजर भी पैसे नहीं सकता था, और उन्होंने कमरे का एक्सेस दे दिया। कुछ समय तक वो कमरे में बैठे रहे, ये भी तीनों बैठे रहे, और फिर वो कमरे से कोई चीज़ उठाते हैं, कुछ जैसे कोई चीज़ पार्ट उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं, कहते चलो वापस चलो। अब सारे रास्ते में पूछते जाते हैं वो, और कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जाकर ही बताऊंगा।
आकर जब वो करनाल आते हैं वापस, तो वो कहते हैं कि एक हवन होगा और तुम्हें तीनों को और उसको भी बैठना पड़ेगा, अर्श को भी साथ में। लेकिन अर्श की अभी तबीयत ऐसी थी नहीं, तो फिर वेट किया जाता है। तब तक ये मौली वगैरह बांधते हैं, कुछ करते हैं कि भाई ठीक हो जाओ, तो ये तुम्हें प्रोटेक्शन रहेगी, बताते कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जब अर्श थोड़ा सा ठीक होता है तो एक हवन यज्ञ होता है, और जब हवन की आहुति होती है, वो जो चीज़ पकड़ी थी उन्होंने वो आहुति में डालते हैं। जैसे ही होती वो होती है पूरी, वो चीज़ डालते हैं। इन तीनों को ऐसे रिलैक्सेशन महसूस होती है, रिलीव महसूस होता है कि जैसे इन पर कोई बहुत भार पड़ा हुआ था, वो अचानक से भार खत्म हो गया। अब जब होता है तो फिर उसके बाद वो तांत्रिक बताते हैं कि उस रूम में आज से कई वर्ष पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद जब उसने हत्या कर दी, उसको कुछ सोचा नहीं कि भाई ये तो मैंने गुस्से में क्या कर दिया, और वो जो खिड़की खुली थी, वही खिड़की से वो जंप लगा के उसने भी अपनी जान दे दी। उन दोनों का प्रेत भटकता है आज भी इस कमरे में, और वो दोनों लड़ते हैं जैसे वैसे लड़ाई हुई थी। वो प्रेतनी जो है वो कहती है तूने मुझे मार दिया, वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, और जो प्रेत है वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। बस वो इसी लूप में फंसे हुए हैं। जैसे तुम आए जैसे तुम आए, तुमने नॉन वेज खाया, ड्रिंक पी, तो वो तो उनकी शक्ति जो है वो बढ़ी, और वही चीज़ वो तुम्हारे में भी होने लग पड़ी। और तब तक वो कमरे में थे, फिर वो तुम्हारे साथ ही आ गए। इसीलिए कि जो इसके साथ अर्श के साथ हुआ, सब कुछ ये हो रहा था कि वो प्रेतनी है, उसको लगा कि जो ये प्रेत है वो अर्श में है, जो कुछ समय के लिए था भी। तुम चाय पी रहे थे, वो कुछ समय के लिए उसमें आया, तो जैसे ही वो उसमें आया तो प्रेतनी भी उसमें आके उसको मारने की कोशिश की। ये अगर ना होता तो बाद में फिर उसके बाद तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा, तो तुम खुद सोचो। वो इसीलिए कमरा बहुत कम जलाते थे। आमतौर पे जो पहले लोग आते थे, शायद उनमें से कोई नॉन वेज या ड्रिंक नहीं करता था, उनको हल्की फुल्की परेशानी होती थी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा परेशानी हुई, इसलिए वो कमरा इतने सस्ते में तुम्हें मिल चुका था। खैर, जब ये सब कुछ हुआ, तांत्रिक जी का धन्यवाद किया गया, जो करना बनता भी था, और बाद में फिर चारों बच गए, लेकिन अर्श मरता मरता बचा। खैर भाई, जहाँ पर भी जाओ, जो मर्यादाएं होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और सच में होटल के कमरे तो भाई कुछ नहीं पता होता। शिमला में भरे पड़े हैं ऐसे होटल, ना ही सिर्फ शिमला में, कसौली में भी। जैसे मैंने अपना एक किस्सा था आपके साथ शेयर किया भी था कसौली का, वो भी कुछ ज़्यादा ही डरावना था, लेकिन कईयों ने कहा भाई वो तो फेक है, जिसके साथ हुई होती है उसको पता होता है। खैर, ये किस्सा आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सागर जो कि भिलाई से बिलोंग करता है, और सौरभ जो कि रायपुर से बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़ से। अब सौरभ ने पढ़ाई के लिए भिलाई आना था, तो इससे पहले सौरभ और सागर एक दूसरे को जानते नहीं थे। सौरभ ने पीजी लिया भिलाई में, और वहाँ पर रहने पड़ा, लग पड़ा, और सागर के साथ अच्छी दोस्ती होगी। दोस्ती इनकी इतनी बड़ी कि भाई अब तो सागर कहता था कि यार तू क्यों पीजी का खर्चा उठा रहा है, तू हमारे घर ही रहा कर। उनकी माँ भी बड़ी अच्छी थी, वो भी उनको कहती रहती थी कि बेटा तू भी बेटा ही है हमारा। पिताजी भी उनके बड़े अच्छे से पेश आते थे। और अब सौरभ रहा तो नहीं, लेकिन वो इस चीज़ का रिगार्ड करता था, और वो कहता था कि ठीक है आपने कह दिया, इतना ही काफ़ी है। हाँ, हफ्ते में एक दो बार वो रह जाता था। धीरे धीरे बहुत बड़े इनके आपस के परिवारों के संबंध भी काफ़ी अच्छे होने लग पड़े, लेकिन सागर आज तक कभी रायपुर गया नहीं था। अब जब कुछ छुट्टियां बिताने के लिए सौरभ कहता है कि भाई मैं रायपुर चल रहा हूँ, तू भी साथ में चलना, घर में रहेंगे और बाकी जगह जो घूमेंगे। तो सौरभ कहता है यार ये भी बात ठीक है, थोड़ा सा शहर से निकलूंगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब ये अपने माँ बाप के साथ परमिशन लेकर सौरभ के साथ चल आता है। अब जब रायपुर में ही आते हैं तो रायपुर में काफ़ी जगहें घूमते हैं, और इसके अलावा फिर एक खास जगह होती है जो सौरभ उसको घुमा नहीं रहा था, या घुमाना नहीं चाहता था, दिखाना नहीं चाहता था। रात का समय था, रात के समय में सर्फ कर रहा था सौरभ की भाई क्या क्या रायपुर में जगह घूमने को होती हैं। और ऐसे ही एक जगह की तलाश हुई इंटरनेट पर, देखने में काफ़ी भयानक लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव। जो लोग रायपुर से ताल्लुकात रखते हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या वो जगह सच में इतनी अट्रैक्टिव है। लेकिन साथ के साथ ही कहा जाता है कि मोस्ट हॉन्टेड हाउस ऑफ रायपुर। शायद छत्तीसगढ़, भिलाई या रायपुर के आसपास के लोग रहने वाले समझ गए होंगे मैं किस बात कर रहा हूँ, किस घर की बात कर रहा हूँ। द रेड बंगलो, लाल बंगला।
कहा जाता है कि काफ़ी भूतिया बंगला है। अब जब ये देख रहा होता है, सौरभ कहता है, अरे भाई ये तूने घुमाया नहीं मुझे। तो सौरभ कहता है कि भाई ये तो बड़ा भूता है, ये तो हॉन्टेड है, ये घूमने वाली जगह थोड़ा है। लेकिन सौरभ कहता है कि भाई ये तो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है यार, घुमाना, घुमाने घुमाने ले जाना इसको। तो कहता है कि चलो ठीक है मैं कल ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले सौरभ को सागर कहता है चल वो तो बात की बात है, ये बता ये इतना भूता क्यों हुआ, क्या कुछ था, ये देखने में थोड़ा सा पुराना भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है अंग्रेजों के ज़माने का, क्या कुछ यहाँ पर कत्लेआम हुआ था। कहते यार कत्लेआम तो नहीं हुआ था, लेकिन जो घटना मैं सुनी है वो अगर सच है तो फिर जो हुआ था बड़ा ही अजीब और बड़ा ही खौफनाक हुआ था। अब सौरभ कहता है कि भैया ऐसा भी क्या हो गया। फिर कहता है सागर कि भाई काफ़ी समय पहले की बात है, ये जो लाल बंगला बहुत फेमस बंगला है और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब रहते थे। छोटा सा परिवार था, डॉक्टर साहब थे, उनकी पत्नी थी और उनकी एक बेटी। बाकी जो काम कुम वाले थे वो सेपरेट। और डॉक्टर साहब की जो पत्नी है वो एक दिन बस चली जाती है, ख़त्म, डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं कि कोई अननेचुरल कुछ, ठीक है, और ऐसा कुछ बंगले में था भी नहीं, नॉर्मल बाकी घरों के जैसा जैसा घर होता है। तो फिर सौरभ पूछता है तो फिर क्या हुआ, क्या इस बंगले में ऐसा खास क्या हुआ कि जिसके बाद ये बंगला हॉन्टेड हो गया। फिर कहता है सौरभ की जो हमें बताया गया है, जो हमें पता है वो ये है कि एक बार डॉक्टर साहब देखते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है किसी बुजुर्ग महिला से बहस रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, संडे का तो शायद दिन होता है, डॉक्टर साहब जाते हैं और कहते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि भैया क्या हो गया, माता जी को क्या कह रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है माता जी कह रही हैं कि उन्हें पेशाब आया है और वो कह रही हैं कि अंदर जाके वो कर सकती हैं। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि नहीं माता जी आसपास देख लीजिए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे भाई आसपास कौन सा वॉशरूम है। तो कोई बात नहीं माता जी, आप अंदर आइए, आप अपना वॉशरूम यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी ऐसे मना नहीं करते होते, मुझसे पूछ के तूने परमिशन ले लेनी थी। अब जब ये माताजी की तरफ डॉक्टर साहब देखते हैं, उनको थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि झुका हुआ, मतलब वैसे बिल्कुल वृद्ध शरीर था लेकिन अजीब सी शक्ल। अब वो जो वृद्ध महिला है वो कहती है कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बस। अब वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है और जो डॉक्टर साहब का रूम था उसके बिल्कुल जो अटैच बाथरूम था ये वहाँ पर चली जाती है। अब डॉक्टर साहब और उनकी बेटी बेटी उनकी लॉबी में बैठी हुई थी, वो पूछती हैं कि पापा कौन है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसी बेचारी बुजुर्ग महिला है, तो उसकी वॉशरूम जाना था तो फिर वो मेरे कमरे में गई है। ठीक है। अब 2 मिनट बीतते हैं, 4 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। डॉक्टर साहब को चिंता होने लग पड़ती है कि भाई जिसने पूरी तरह भी फ्रेश होना हो तो इतना टाइम तो नहीं लगता, चलो बुजुर्ग महिला कोई बात नहीं। आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, अब तो बहुत समय हो चुका था। वो अपने नौकर को कहते हैं कि भाई दरवाज़ा खटखटा, उनको माता जी कुछ समस्या तो नहीं है, कहीं गलती से माता जी गिर गुर तो नहीं गई, बुजुर्ग है बहुत। वो जो नौकर है वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो नौकर कहता है कि सर मैंने तो बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अब डॉक्टर साहब को भी डर लगता है कि भाई कुछ अवना भी ना होगी हो। खैर ये 3-4 बार खुद भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, माता जी कहीं गिर तो नहीं गए, बताइए कुछ आवाज़ तो दीजिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। अब चिंता गहरी हो चुकी थी, तो ये सोचते हैं कि भाई क्या नाम है इसका, तोड़ें दरवाज़ा। लेकिन अब ऐसा होता है कि दरवाज़ा तोड़ें तो कुछ दिक्कत होगी, तो भाई डॉक्टर थे, एजुकेटेड थे, वो नौकरों को कहते हैं ऐसा कर यार पुलिस स्टेशन फ़ोन कर, पुलिस को बुलाते हैं, अगर कुछ हुआ है समस्या हुई है तो उनके सामने होएगी, दरवाज़ा अंदर से बंद है। खैर फ़ोन किया जाता है, कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। अच्छे जानकार थे भाई, शहर के नामी डॉक्टर थे। तो पुलिस को बताया जाता है कि सर ऐसा ऐसा मेरे पास एक महिला आई थी, बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग महिला थी, तो उन्होंने वॉशरूम जाना था तो मैंने जाने दिया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के आसपास हो चुका है, हम दरवाज़ा भी खटखटाए जा रहे हैं और कोई खोल नहीं रहा, और हमें है कि आप आ जाते तो आपके सामने जो कुछ कार्रवाई हो जाती। कहते ठीक है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाज़ा तोड़ देते हैं। कहते हाँ बस हम वेट ही कर रहे थे। अब पुलिस वालों के सामने दरवाज़ा तोड़ा जाने लग पड़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा टूटता है यानी दरवाज़ा खुलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस वॉशरूम में बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता था, वो दरवाज़ा
छोटा सा बिल्कुल एक जो एग्जॉस्ट फैन जहाँ पर लगा होता है उस पर भी एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, यानी कि वहाँ से तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता। तो फिर वो बुजुर्ग महिला कहाँ पर चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब की आंखों में, उनकी बेटे की आंखों में, उनके नौकरों की आंखों में खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था कि ये कैसे हो गया। अब उस दिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती है कि भाई ठीक है, एक लापता की शिकायत दर्ज कर लेती है, और डॉक्टर साहब को कहा जाता है कि प्लीज़ आप ये वॉशरूम यूज़ मत करना। तो डॉक्टर साहब मान जाते हैं, ठीक है भाई। रात के समय में उनकी जो बेटी सो रही होती है तो उनको आवाज़ आती है किसी के हंसने की, किसी बुजुर्ग महिला के हंसने की। वो उनके पिता के कमरे से आ रही थी। अब जब वो धीरे धीरे बोलती है पापा अपने रूम से, पापा आपके आपके आवाज़ आ रही है कोई, लेकिन किसी की आवाज़, यानी कि इनके पिता की आवाज़ तो नहीं आती, सिर्फ दोबारा से उस महिला के हंसने की आवाज़ आती है। अब ये डरते धीरे धीरे जब जाती है दरवाज़ा खोलती तो उनके पिता नहीं होते वहाँ पे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है फिर से एक खूंखार हंसी की आवाज़ आती है। बेटी तो बस डर के नीचे की तरफ भागती है और दुबक जाती है, एक कोने में दुबक जाती है। सारी रात उसको किसी के हंसने की आवाज़ आती रही। उसका इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो किसी नौकर को उठा सके जो उनके घर में परमानेंट रहते थे। सुबह होती है तो जब उनका नौकर वगैरह उठ के देखते हैं कि अरे बेटी तुम यहाँ पर क्यों दुबक कर बैठी हुई, बिल्कुल कोने में दुबक कर बैठी हुई, तो वो बताती है कि ऐसे मुझे रात को आवाज़ आती रही, पापा भी पता नहीं कहाँ पे, कहते अपने कमरे में होंगे। कहते नहीं मैंने देखा वो अपने कमरे में नहीं थे। कहते वॉशरूम गए होंगे, कहते वॉशरूम तो आपको पता उन्होंने मना किया था। हाँ 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 ठीक है। और उसके बाद जब वो रूम में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर साहब की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। जिस दिन वो महिला उस घर में आई उसी रात डॉक्टर साहब की मौत होगी, और वो हंसी की आवाज़ सारे घर में गूंजती रही, लेकिन शायद नौकरों को सुनाई नहीं दी क्योंकि उनका जो क्वार्टर था वो घर से बाहर था। उसके बाद तो मानो ये घर जो है वो भूता घर हो गया, ये बंगला भूता बंगला हो गया। अब बेटी ने भी घर छोड़ दिया, वो तो बेचारी अनाथ हो चुकी थी, अकेली रह चुकी थी। जो उसके रिश्तेदार थे, नाना नानी होंगे, वो उनको ले गए साथ में, और ये लाल बंगला खंडर बन गया, भूता बन गया। उसके बाद कोई भी इस बंगले में, इस खंडर में नहीं रहा। कहा जाता है कि दो दोस्त थे, वो एक बार गए थे, चुल हुई थी उनको जाने की, और जब वो उस बाथरूम के पास पहुंचे रात के समय में तो उसको हंसने की आवाज़ आई, और जैसे उन्होंने टार्च ऊपर की तो उन्हें एक वृद्ध महिला बड़ी भयानक शक्ल में नजर आई। बस वो भागे, उल्टे पांव भागे। ऐसे कई किस्से हैं जिनको चुल होती है, और धीरे धीरे फिर वो बाउंड्री भी कर दी गई, और इसलिए फिर वो वहाँ पर कोई जाता नहीं है रात के समय तो दूर, दिन के समय में भी। जब ये सारी बात सुनी सागर ने तो शायद अब उसके भी वहाँ पर जाने की इच्छा जाती रही, तो उसने भी कहा कि ठीक है इसको स्किप कर देते हैं। आप बताइए रायपुर वाले कि क्या ऐसा कुछ सच में था? हालांकि मेरे हिसाब से शायद वो अब बंगला है नहीं वहाँ पे, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर है तो बताना, अगर डिमोलिश, जो रायपुर के रहने वाले वो बता पाएंगे। अगर डिमोलिश कर दिया गया तो भी बता देना कि भाई सच में कुछ ऐसा है, और उसके साथ कुछ जुड़ी हुई कहानियाँ अगर हैं तो वो मुझे प्लीज़ इंस्टा में और व्हाट्सएप वगैरह में ज़रूर भेजिए, उसके साथ जुड़ी हुई कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये जितनी कहानी मुझे पता लगी मैंने आपके साथ बयां कर दिया, आपको बता दी। सो अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।